हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो निकलने का समय आ चुका है। ग्रामीण डाक सेवक का जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर निकल जाएगा। मतलब आपका 7 अप्रैल से पहले आपको यहाँ पर जो है जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो जीडीएस भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लागू किया गया है। मतलब अगर आपका जीडीएस में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका यहाँ पर नाम आ जाता है, आपका परसेंटेज में सिलेक्शन हो जाता है, जो भी 10th में आपका परसेंटेज है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो वहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लग जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि इस बार जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट में लगभग 22,000 बच्चा, कितना 22,000 बच्चा को यहाँ पर बुलाया जाएगा। 22,000 बच्चा का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें आपका भी नाम हो सकता है। आपके क्लास 10th में कितना परसेंटेज होगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है क्या? देखिए, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता था तो जो ब्रांच का पोस्ट मास्टर होता था, ठीक है, जो ब्रांच के हेड होते थे, पोस्ट ऑफिस के हेड होते थे या उस रीजनल ऑफिस के हेड होते थे, वहां पर होता था। अब इसके कारण क्या होता था कि एक ही जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। तो बच्चा क्या करता था कि अपना 10th का मार्कशीट में जो यहाँ पर है 100% भर देता था या 98%। वहां जाने के बाद पता चलता था कि बच्चा का मार्कशीट में 80% है, या ओबीसी कैटेगरी से या एससी एसटी कैटेगरी से वो बिलोंग नहीं करता था, लेकिन वो कैटेगरी वो भर देता था, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता था और बाद में डीवी के समय बचने का कोशिश करता था। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी नहीं देते थे बच्चे। इस कारण से 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाया गया कि अगर आप जीडीएस में आपका नाम आता है तो आपको 2 जगह से वेरीफाई किया जाएगा। सबसे पहला तो जो रीजनल ऑफिस से किया जाता है वहां से, और फिर वहां का जो आपका डीसी ऑफिस रहेगा, ठीक है, डीएम ऑफिस, वहां के स्टाफ द्वारा जो है, वहां का मतलब जो ऑफिस होता है डीएम ऑफिस का, वहां से भी आपका जो है वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपको अपने भी जहां पर आप रहते हैं वहां से भी आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन करा के जाना है। अब यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन का तो हो गया। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुआ। मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो बच्चे गए थे तो उनको क्या प्रॉब्लम हुआ कि वे बिलोंग करते थे ओबीसी कैटेगरी से या एससी एसटी कैटेगरी से, लेकिन उनके पास जो है सेंट्रल लेवल नहीं था, स्टेट लेवल था। अब इसमें क्या दिक्कत होता है हम आपको समझाते हैं। देखिए, सेंट्रल लेवल नहीं था, स्टेट लेवल था। 2 कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, एक स्टेट लेवल होता है और एक आपका होता है सेंट्रल लेवल। कैसा? सेंट्रल लेवल। लेकिन ग्रामीण डाक सेवक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, भले इसका वेतन कम है, 4 से 5 घंटा का काम है, इसको बोला जाता है कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन एक तरह से तो सेंट्रल लेवल जॉब है। आप कहीं पर भी फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से किसी और स्टेट में अप्लाई कर पा रहे हैं। बिहार वाला बच्चा जो है नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर दे रहा है, यूपी वाला बच्चा जो है आपका जहां का भाषा गुजरात का जान रहा है तो गुजरात में अप्लाई कर दे रहा है कि वहां पर कम कट ऑफ जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि बहुत बच्चे के पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट, स्टेट लेवल नहीं होना चाहिए, आपके पास सेंट्रल लेवल होना चाहिए। आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट को कैसे पहचानिएगा इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सैलरी को लेके जो आप डाउट में रहते हैं ना, मैंने आपको बहुत बार बताया कि सैलरी कम नहीं है, इतना कम नहीं है। आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी जो है 18,000 है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का सैलरी जो है 15,000 है। ये कैसे है? जितना भी आपका सैलरी है उसमें महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, जो कि सैलरी का आधा होता है। तो 12,000 में 6,000 जुट जाएगा तो 18,000 हो गया, और 10,000 में 5,000 जुट जाएगा, 10,000 का आधा 5,000 होता है, तो 15,000 हो गया। तो इस तरह से आपको जो है ये वेतन यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स में यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, थोड़ा सा नीचे अगर हम चलते हैं तो इन्होंने साफ साफ इस चीज को क्लियर किया है कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस केस में कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे? अगर आपके क्लास 10th में, ठीक है, अगर आपका 10th के मार्कशीट में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, जैसे 10th के मार्कशीट में आपका साइंस सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट होता है, तो उसी तरह क्लास 10th के मार्कशीट में अगर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना होगा, डीवी से पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एडुकेट नॉलेज, आपको साइकिलिंग आना चाहिए, ठीक है, साइकिल चलाने आना चाहिए। भले आप डिलीवरी देने के लिए मोटरसाइकिल से जाए, लेकिन वहां पर साइकिल का आपका टेस्ट होगा कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। तीसरा आप आते हैं एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब यहाँ पर ये बोला जाता है कि पहले से आप कुछ कमा रहे हैं, 2,000 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो काम रहता है वो 4 घंटा से लेकर 5 घंटा का टीआरसीए में आपका काम कराया जाता है। आपका 8 घंटा वाला काम इसमें रहता नहीं है। तो आप यहाँ पर अपना खुद का भी कुछ काम कर सकते हैं साथ ही साथ वहाँ पर काम करते करते। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स में इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको जो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड टू सबमिट विद इन 15 डेज, 15 दिन का समय ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि 15 दिन के बाद ये लोग क्या करते हैं ना कि दूसरा मेरिट लिस्ट का तैयारी करते हैं। जैसे अभी सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, मतलब 7 अप्रैल से पहले। अब क्या करेंगे, 15 दिन का आपको समय देंगे कि 15 दिन में आप अपना आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। फिर वो लोग क्या करेंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट निकालेंगे। इसलिए 15 दिन का जो समय है ये आपको दिया जाता है, उससे ज़्यादा समय आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर बोला जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है, तो हम मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके भी आपका डाउट यहाँ पर क्लियर कर देंगे इसी समय। अभी सबसे पहले आपके पास जो है
10th का मार्कशीट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपको पता होगा कि क्लास 10th में जब आप पास किए होंगे तो स्कूल से आपको एगो मार्कशीट मिला होगा, साथ में एगो पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा जिसमें ABCD करके ग्रेड लिखा हुआ रहता है, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ रहता है। दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ले जाना होगा। पैन कार्ड क्यों ले जाना होगा? क्योंकि आपका जो है सैलरी अकाउंट जो जुड़ता है तो उसमें पैन कार्ड की तो जरूरत पड़ती है ना, तो पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC, SC, ST और EWS। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें EWS सर्टिफिकेट, EWS वाला बच्चा के लिए अब यहाँ पर जो आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र हर बच्चा के पास होना चाहिए, ठीक है। अभी के समय में अगर आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र तो बना होना चाहिए, क्योंकि आप जन्म लिए तो जन्म प्रमाण पत्र तो बना हुआ होना ही चाहिए। तो ये आपको लेके जाना है। देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है। अब आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में बहुत बच्चा को यहाँ पर दिक्कत होता है। देखिए जब आप GDS के वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर GDS के वेबसाइट पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारा एनेक्सर दिया गया है, ठीक है, एनेक्सर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो इसी में से एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट है, ठीक है। उसको आपको डाउनलोड करना है, न तो जाके कैफे वाले से डाउनलोड करवा लीजिए कि GDS का जो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड करके दे देगा। अपने आसपास के सरकारी अस्पताल में जाइए, ठीक है, जो आपके जिला में जो सरकारी अस्पताल होगा, सदर अस्पताल होगा, उसमें आपको जाना है, जाके ये सभी जांच कराने हैं और फिर उस पर जो है आपको मोहर ले लेना है। वहाँ का जो हॉस्पिटल का हेड होगा, ठीक है, वो लोग बता देंगे, क्योंकि बहुत बच्चे जाते हैं जिनका भी सरकारी नौकरी लगता है वो अपना सदर हॉस्पिटल में जाके ये चीज़ करवाते हैं। तो इस तरह से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया, जो कि आपको DV में लेके जाना है, ठीक है। इन्हें कि DV के बाद आके कराना है, आपको DV में ये चीज़ आपको लेके जाना है। सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी नॉलेज ऑफ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अलग से वहाँ का जो थर्ड लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो चाहिए, इसलिए अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा कि कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ये बताने से पहले हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि आपका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिखता कैसा है। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि हमको ये चीज़ हम आपको दिखा पाए कि आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। तो देखिए अगर आपका यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस है, अगर जहाँ पर भी हिंदी बोला जाता है, ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिसका 80% से ऊपर होगा, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा। और जहाँ पर भी अदर लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ तक 75% तक जाएगा, ठीक है। लेकिन फिफ्थ मेरिट लिस्ट, ठीक है, पहला मेरिट लिस्ट निकलता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में कितना परसेंट होगा तो आपका हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट है तो आपको उम्मीद रखना चाहिए। देखिए अगर आप हिंदी बोलने वाले राज्य से हैं, ऐसा जगह अप्लाई किए जहाँ हिंदी बोला जाता है, तो अगर आपके क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में अगर आपका 75% से ऊपर है तब आप उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप ऐसे राज्य से जहाँ पर तेलुगु बोला जाता है, असामीज, बंगाली या वहाँ का ही लोकल भाषा बोला जाता है, तो वहाँ पर अगर आपके क्लास 10th में 60% से भी ऊपर है तो आप सिलेक्शन का यहाँ पर जो है उम्मीद रख सकते हैं। और सबसे एक खास बात, मेघालय में मैंने बताया था कि जनरल कैटेगरी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था ना, उसमें कटअप गया था 85% जनरल कैटेगरी का। होगी ये नहीं कि रिजर्व कैटेगरी, OBC SC ST की बात नहीं करें, जनरल कैटेगरी वो हम आपको दिखा देंगे। पहले हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा देते हैं। तो देखिए SC ST सर्टिफिकेट जो है उसका जो फॉर्मेट है सेंट्रल लेवल वाला एनेक्सर 5 के हिसाब से, किसके, एनेक्सर 5। अब ये एनेक्सर 5 कैसे ढूंढेगा? देखिए ये नहीं कि आपको यही सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसी में बनवाना है, नहीं, आप अपना जो ब्लॉक या तहसील से बनवाते हैं ना वैसे ही बनवाइएगा, बस ये फॉर्मेट आप मिला लीजिएगा, मिलता जुलता थोड़ा होना चाहिए। देखिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। जैसे एनेक्सर 5 है तो हम वेबसाइट पर चलते हैं, वेबसाइट पर आ गए, यहाँ पर हम एनेक्सर 5 पर क्लिक किए, तो जैसे ही एनेक्सर 5 पर क्लिक किए देखिए यहाँ पर SC ST के सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वही खुल गया। तो उसी तरह आप यहाँ पर जाइएगा, आप देख लीजिएगा कि OBC का क्या है, फिर OBC का देखने के बाद आप सेम उसी पर क्लिक करिएगा। OBC का यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी एनेक्सर 5 के अंदर है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है क्या उसके अंदर OBC का भी दिया हुआ है। तो हाँ नीचे आपको जो है OBC का भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ बताने के लिए दिया गया है कि इसी फॉर्मेट में चाहिए, आप अपना ब्लॉक या तहसील से बनवाइएगा, सेंट्रल लेवल बोलिएगा तो इसी फॉर्मेट में आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आता है कि इस सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है कितने बच्चे का जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है कितने बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 22,000, कितना, 22,000 बच्चा का जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। फिर उसमें से भी जो रिजेक्ट होगा वो थर्ड मेरिट लिस्ट में जाएगा, फिर फोर्थ। तो अगर आपको GDS भर्ती को लेकर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।